अगस्त 1947, नई दिल्ली, वाइसरॉय हाउस। रात के ठीक 12 बजे थे। दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। वाइसरॉय हाउस की ऊंची दीवारों के भीतर लॉर्ड माउंटबेटन अपनी कुर्सी पर बैठे एक ऐसे नक्शे को देख रहे थे जिस पर अभी अभी एक लकीर खींची गई थी। वो लकीर कागज पर महज कुछ इंच की थी, लेकिन जमीन पर वो हजारों मील लंबी थी और उस लकीर के दोनों तरफ करोड़ों इंसान थे जिन्हें अभी तक पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये कहानी सिर्फ आज़ादी की नहीं है, ये कहानी उस दर्द की है जो आज़ादी के साथ आया। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो एक सुबह उठे और पाया कि जिस जमीन पर उनके बाप दादा सदियों से रहते आए थे, वो जमीन अब उनकी नहीं रही। ये कहानी है 1947 के उस भयानक बंटवारे की जिसे इतिहास की किताबें विभाजन कहती हैं, लेकिन जो असल में एक ऐसा जख्म था जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं है। इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब भारत अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जब राजनीति के गलियारों में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी कीमत आम इंसान को चुकानी थी। 1940, लाहौर, मुस्लिम लीग का अधिवेशन। मार्च का महीना था। लाहौर के मिंटो पार्क में हजारों लोग जमा थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक मंच पर खड़े थे, दुबले पतले, तीखे नए नक्श वाले, काली शेरवानी में। उनकी आवाज में एक ऐसा यकीन था जो भीड़ को अपनी तरफ खींचता था। उन्होंने उस दिन जो कहा वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक ऐसे विचार की नींव थी जो आने वाले 7 सालों में एक पूरे उपमहाद्वीप को तोड़ने वाली थी। जिन्ना का मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग तहजीब, दो अलग रवायतें, दो अलग ख्वाब, और इसीलिए उन्हें दो अलग मुल्कों की ज़रूरत है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस विचार से सहमत नहीं थे। गांधी, वो बूढ़ा फकीर जिसने पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता का सपना देखा था, उन्हें यकीन था कि बंटवारा एक गलती होगी, एक ऐसी गलती जो पीढ़ियों तक इंसानी खून से लिखी जाएगी। लेकिन राजनीति की बिसात पर अब वो मोहरे चले जा रहे थे जिन्हें रोकना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लौह पुरुष जिनकी आंखों में हमेशा एक ठंडी आग जलती थी, वो समझ रहे थे कि हालात किस दिशा में जा रहे हैं। पटेल व्यावहारिक थे, वो जानते थे कि कभी कभी एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए एक छोटे नुकसान को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जो होने वाला था वो छोटा नुकसान नहीं था। 1946, कलकत्ता, सीधी कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946। ये वो तारीख है जिसे इतिहास ने डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से दर्ज किया है। जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ये निर्देश दिया था कि अगर अंग्रेज और कांग्रेस पाकिस्तान की मांग नहीं मानते तो मुसलमानों को अपनी ताकत दिखावी होगी। कलकत्ता की सड़कों पर जो हुआ उसे बयान करने के लिए शायद कोई भाषा काफी नहीं है। हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से हिंसा भड़की, दुकानें जलाई गईं, घर तोड़े गए और सड़कों पर लाशें बिछ गईं। 4 दिनों में कलकत्ता में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जो बता रही थी कि अगर बंटवारा नहीं हुआ तो पूरा हिंदुस्तान इसी आग में जल जाएगा। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार परेशान थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटेन खुद तबाह हो चुका था। भारत को संभालने की न उनमें ताकत थी न इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने फैसला किया कि भारत को जितनी जल्दी हो सके आजाद कर दिया जाए, और इस काम के लिए उन्होंने चुना लॉर्ड लुई माउंटबेटन को। माउंटबेटन ने एक बात साफ देखी, अगर जल्दी फैसला नहीं किया गया तो भारत एक बड़े गृह युद्ध में डूब जाएगा, और इसीलिए उन्होंने वो फैसला किया जो इतिहास का सबसे विवादित फैसला बन गया। बंटवारे की तारीख को जून 1948 से खींचकर अगस्त 1947 कर दिया, यानी सिर्फ कुछ महीनों में एक पूरे उपमहाद्वीप को 2 टुकड़ों में बांटना था। जून 1947, रेडक्लिफ और वो लकीर। सर सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील थे। उन्होंने इससे पहले कभी भारत नहीं देखा था, न पंजाब की मिट्टी को जाना था, न बंगाल की नदियों को। लेकिन माउंटबेटन ने उन्हें एक ऐसा काम सौंपा जो किसी इंसान के लिए करना असंभव था। 5 हफ्तों में पूरे हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटने वाली सरहद खींचो। रेडक्लिफ दिल्ली आए।
उन्हें पुराने नक्शे दिए गए, जनगणना के आंकड़े दिए गए, लेकिन जो काम उनसे मांगा जा रहा था वो कोई गणितीय समस्या नहीं थी। वो एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सही जवाब था ही नहीं। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों एक दूसरे के गांव में घुले मिले रहते थे। कोई साफ लकीर नहीं थी। रेडक्लिफ ने 5 हफ्तों तक नक्शों पर काम किया और एक लकीर खींच दी। उस लकीर को रेडक्लिफ लाइन कहा गया और उस लकीर ने, उस कागज पर खींची गई एक साधारण रेखा ने लाखों इंसानों की जिंदगियां तबाह कर दी। बाद में रेडक्लिफ ने खुद कहा था कि उन्हें खुशी है कि वो भारत छोड़ रहे हैं और दोबारा कभी नहीं लौटेंगे। उन्होंने अपनी फीस लेने से भी इनकार कर दिया। शायद उनके मन में भी ये बात थी कि जो उन्होंने किया उसकी कीमत पैसों में नहीं चुकाई जा सकती। 14 से 15 अगस्त 1947। आज़ादी की वो रात, 14 अगस्त की आधी रात को पाकिस्तान का जन्म हुआ। कराची में जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की शपथ ली और 15 अगस्त की सुबह भारत आज़ाद हुआ। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया। नेहरू ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे आज भी याद किया जाता है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। लेकिन जब दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था, जब लाखों लोग खुशी से नाच गा रहे थे, उसी वक्त पंजाब और बंगाल की सड़कों पर एक अलग ही इतिहास लिखा जा रहा था। एक ऐसा इतिहास जिसे कोई जश्न नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ आग थी, खून था और रोने की आवाजें थीं। अगस्त से सितंबर 1947। पंजाब, वो जो किसी ने नहीं सोचा था पंजाब। वो धरती जहां 5 दरियाओं का पानी बहता था, जहां गेहूं के खेत सोने की तरह लहलहाते थे, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सदियों से एक दूसरे के यहां रोटी खाते आए थे, वो पंजाब अचानक एक कत्लगाह में बदल गया। रामलाल, एक साधारण हिंदू किसान, लायलपुर में रहता था। उसके घर के बगल में उसके बचपन के दोस्त करीम का घर था। दोनों के बच्चे साथ खेलते थे। दोनों के घरों में त्योहार साथ मनाए जाते थे। लेकिन जब रेडक्लिफ लाइन खींची और लायलपुर पाकिस्तान में चला गया, तो रामलाल को एक रात में अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब छोड़कर निकलना पड़ा। करीम भी भारत में अपना घर छोड़कर पाकिस्तान की तरफ निकल पड़ा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे हैं। पंजाब की सड़कों पर उस वक्त जो हुआ वो इंसानी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। लाखों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की तरफ, मुसलमान भारत से पाकिस्तान की तरफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव पलायन था। 1 करोड़ से ज्यादा लोग कुछ ही हफ्तों में अपनी जगह छोड़कर चल पड़े। लेकिन यह पलायन शांतिपूर्ण नहीं था। रास्ते में दोनों तरफ से हमले होते थे। ट्रेनें भरकर जाती थीं और मंजिल पर पहुंचती थीं तो उनमें सिर्फ लाशें होती थीं। बसों को बीच रास्ते रोककर लोगों को उतारकर मार दिया जाता था। कुएं लाशों से भर जाते थे। औरतों के साथ जो होता था वो बताने के लिए कोई भाषा काफी नहीं है। हजारों औरतों को अगवा किया गया, उनके साथ अत्याचार किए गए। कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों को खुद मार दिया ताकि वो दुश्मनों के हाथ न लगे। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि बंटवारे में 2 लाख से 10 लाख तक लोग मारे गए। कोई सटीक संख्या नहीं है क्योंकि उस वक्त कोई गिन नहीं रहा था। सब बस मर रहे थे और मार रहे थे। गांधी, उस वक्त का सबसे अकेला इंसान। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। वो दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने किसी भी आजादी के जश्न में हिस्सा नहीं लिया। जो आजादी उन्होंने पूरी जिंदगी चाही थी, वो आजादी जब आई तो उसके साथ इतना खून आया कि गांधी उसे देख नहीं सकते थे। गांधी ने अनशन किया, पहले कलकत्ता में, फिर दिल्ली में। उनका अनशन दोनों जगह काम आया। दंगे कुछ हद तक रुके, लेकिन जो हो चुका था उसे कोई वापस नहीं ला सकता था। गांधी जानते थे कि बंटवारा एक ऐसा जख्म है जो भरेगा नहीं। उन्होंने एक बार कहा था कि वो 100 साल जीना चाहते थे, लेकिन अब वो जीना नहीं चाहते। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। उस आदमी को जिसने पूरी जिंदगी अहिंसा का रास्ता अपनाया, उसे हिंसा नहीं खत्म किया। गांधी की मृत्यु के साथ उस पुराने हिंदुस्तान का एक हिस्सा भी खत्म हो गया। वो हिस्सा जो मानता था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। कश्मीर, वो जख्म जो आज भी हरा है। बंटवारे की कहानी कश्मीर के बिना अधूरी है।
जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो देशी रियासतों को ये विकल्प दिया गया था कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो जाएं। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनकी प्रजा में मुसलमान ज्यादा थे। हरि सिंह फैसला नहीं कर पा रहे थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को कश्मीर में भेजा। श्रीनगर तक पहुंचने की कोशिश की गई। घबराए हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और बदले में कश्मीर का भारत में विलय स्वीकार किया। भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और कबायली लड़ाकों को रोका, लेकिन तब तक कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया, जो बाद में सरदार पटेल की नज़र में एक बड़ी गलती थी। पटेल चाहते थे कि सेना पूरा कश्मीर वापस ले ले, लेकिन नेहरू अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गए और युद्ध विराम हो गया। वो लकीर जो उस युद्ध विराम के साथ खींची, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो आज भी है और कश्मीर आज भी उस पुराने जख्म की याद दिलाता है। बंगाल। दूसरी तरफ का दर्द पंजाब की तरह बंगाल का भी बंटवारा हुआ। पश्चिम बंगाल भारत में रहा और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। बंगाल का बंटवारा उतना खूनी नहीं था जितना पंजाब का, लेकिन वहां का दर्द कम नहीं था। ढाका और चटगांव से हिंदू परिवार निकले। कोलकाता और उसके आसपास से मुस्लिम परिवार पूर्वी बंगाल की तरफ गए। एक पूरी संस्कृति, एक पूरी भाषा, एक पूरी पहचान दो हिस्सों में बट गई। बंगाली लोग जो हमेशा से अपनी भाषा और संस्कृति के नाम पर एक थे, वो एक सियासी लकीर की वजह से दो देशों के नागरिक बन गए। शरणार्थी। वो लोग जो कहीं के नहीं रहे बंटवारे के बाद। दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, लाहौर, ढाका, हर जगह शरणार्थी शिविर लग गए। लाखों लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, उनके पास न घर था, न खाना, न कपड़ा। भारत सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे कि सबकी मदद कर सके। रामलाल जैसे लोग जो लायलपुर से आए थे, उन्होंने दिल्ली के किसी पुराने स्कूल में पनाह ली। वो जो घर छोड़कर आए थे, उसमें कभी आम का पेड़ था, कुआं था, पशु थे, खेत थे। अब उनके पास एक टूटा हुआ सूटकेस था और आंखों में वो यादें जो जिंदगी भर नहीं जाएंगी। और पाकिस्तान की तरफ जो करीम जैसे लोग गए, उनका हाल भी अलग नहीं था। लाहौर और कराची में जो हिंदुओं के मकान थे, उनमें मुस्लिम शरणार्थी आ गए, और भारत में जो मुसलमानों के मकान थे, उनमें हिंदू शरणार्थी आ गए। एक इंसान की तकलीफ दूसरे इंसान की तकलीफ से मिलती थी, लेकिन इस तकलीफ में कोई सांत्वना नहीं थी। वो आंकड़े जो सिर्फ संख्याएं नहीं हैं। इतिहास की किताबें कहती हैं 1,40,40,00,000 लोग विस्थापित हुए, 2 लाख से 10 लाख मारे गए, 75,000 से 1 लाख औरतों के साथ अत्याचार हुए। लेकिन ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं। हर संख्या के पीछे एक इंसान था। एक माँ थी जिसने अपने बच्चे को खोया। एक बाप था जो अपनी बेटी को बचा नहीं सका। एक बच्चा था जो अपने माँ बाप का हाथ भीड़ में छूट जाने के बाद कभी नहीं मिला। ये वो दर्द है जो दस्तावेजों में दर्ज नहीं होता। ये वो घाव है जो पीढ़ियों तक चलता है। आज भी भारत और पाकिस्तान में लाखों परिवार हैं जिनके दादा नाना ने 1947 में कुछ खोया था, और वो खोना उनके खून में, उनकी यादों में, उनके सपनों में आज भी जिंदा है। माउंटबेटन की जल्दबाजी, एक सवाल जो आज भी है। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या बंटवारा जरूरी था? और अगर था तो क्या इतनी जल्दी? माउंटबेटन ने जून 1948 की तारीख को खींचकर अगस्त 1947 कर दिया, सिर्फ 10 महीने में। इस जल्दबाजी की वजह से प्रशासनिक तैयारी नहीं हो सकी, सेना को ठीक से तैनात नहीं किया जा सका, और यही जल्दबाजी लाखों लोगों की मौत का एक बड़ा कारण बनी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि माउंटबेटन ने नेहरू के साथ अपनी व्यक्तिगत नज़दीकी की वजह से कुछ ऐसे फैसले लिए जो निष्पक्ष नहीं थे। कुछ का मानना है कि जिन्ना की जिद और अड़ियल रवैये ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, और कुछ का मानना है कि अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई ताकि भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे में उलझे रहें और कमजोर रहें। सच शायद इन सब के बीच में कहीं है, लेकिन एक बात तय है, 1947 का बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। यह एक इंसानी त्रासदी थी, एक ऐसी त्रासदी जो इतिहास में बार बार हमें याद दिलाती है कि जब राजनीति इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो क्या होता है। आज
75 साल बाद आज भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्तियां हैं। दोनों के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं। कश्मीर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। दोनों देशों के बीच सीधी ट्रेन और बस सेवाएं बंद हैं। एक दूसरे के वीजे मिलना आसान नहीं। 2 देश जो एक ही जमीन से उठे, जिनकी भाषा एक थी, खाना एक था, संगीत एक था, वो आज एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन दोनों तरफ के आम लोगों से पूछो, वो लोग जिनके पुरखों ने 1947 में अपने घर छोड़े थे, तो उनकी आंखों में आज भी एक कैसी तड़प है। उन्हें पता है कि जो लकीर उनके बीच खींची है वो उनकी खींची हुई नहीं थी। उन्हें पता है कि उनके और उस पार के लोगों के बीच दुश्मनी से ज्यादा साझेदारी है। रामलाल के पोते आज दिल्ली में रहते हैं, करीम के पोते लाहौर में। दोनों को शायद एक दूसरे का नाम भी नहीं पता, लेकिन दोनों के दादाओं ने एक ही कुएं का पानी पिया था, एक ही आसमान के नीचे सोए थे, एक ही दिन एक दूसरे की आंखों में झांक कर रोए थे। वो लकीर आज भी है, लेकिन उस लकीर के दोनों तरफ एक ही दर्द बसता है, एक ऐसा दर्द जो कभी पूरी तरह नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो हड्डियों में उतर जाते हैं और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे। यही है 1947 की कहानी। यही है उस बंटवारे की हकीकत। यही है वो इतिहास जिसे हम भूल नहीं सकते और जिसे भूलना चाहिए भी नहीं।